नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। पुरानी कहावत है कि सिनेमा में पर्दे पर नजर आने वाले दो भाई असल जिंदगी में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जबकि राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आने वाले दो नेता कब एक दूसरे के दोस्त बन जाए कोई कह नहीं सकता। बहरहाल इन दिनों बिहार में चुनावी बादलों की गड़गड़ाहट ने कई धुर विरोधी नेताओं को एक छतरी के नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कभी एक छतरी के नीचे सुहाने मौसम का आनंद लेने वाले दो लोग आज एक दूसरे का मौसम बिगाड़ने में जुटे हैं। कुछ इसी तर्ज पर बिहार की सियासत में हाल में दो बड़े अपडेट सामने आए हैं जो आगामी दिनों में राजनीतिक दलों के सियासी मौसम को बिगाड़ सकते हैं। पहला अपडेट राजद नेता तेजस्वी यादव से जुड़ा है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमें नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों के खराब कामकाज को सुधारने के लिए 5 साल नहीं सिर्फ 20 महीने चाहिए। भले ही राजद ने विधानसभा चुनावों को लेकर कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोलते हुए जनता के सामने अपना 20 सूत्रीय एजेंडा रख दिया है। ऐसे में सवाल तो उठता है, आखिर नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ये 2020 का खेल जीत पाएंगे? बहरहाल दूसरा अपडेट वीआईपी पार्टी की ओर से सामने आया है। पार्टी के मुखिया और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने एक साथ दो बड़े बयान देकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में सरकार बनाता है तो मैं डिप्टी सीएम का पद चाहूंगा। हालांकि उन्होंने महागठबंधन पर ही दबाव बनाते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद समाज को आरक्षण दे देते हैं तो वह उनके लिए जान तक दे देंगे। अपने एक बयान में सैनी ने दावा किया कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद यदि अति पिछड़ा समाज का कोई बड़ा नेता नहीं उभरा है तो वही उस वर्ग की लीडरशिप संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ रहा हूं। अगर मोदी जी चुनाव से पहले हमें आरक्षण दे देते हैं तो उनके लिए प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। सैनी ने बताया कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर 90% सहमति बन चुकी है। वीआईपी पार्टी को करीब 60 सीटें मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमारा वोट बैंक 12% है, इसलिए यह मांग जायज है। अगर 4-5 सीटें कम हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। सैनी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बयान महागठबंधन की एकता के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि सैनी का रवैया दोहरी नीति का संकेत देता है। बिहार में पल पल बदलते इस सियासी मौसम का हाल जानने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं प्रमोद मुकेश जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार का चुनावी मौसम पल पल बदल रहा है। ऐसे में तेजस्वी का नीतीश के खिलाफ 2020 वाला दाव और मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम वाली मांग, इन घटनाक्रमों को देखें तो आप क्या मानते हैं कि किसी के हिस्से में आने वाले दिनों में धूप आएगी और किसी के हिस्से में छांव आने वाली है? जी नमस्कार दीपक जी। ये बिहार का जो चुनावी माहौल है वो हर दिन गर्म होते जा रहा है, नए रंग में आ रहा है। और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने सीधा हमला नीतीश पे किया है। और उन्होंने ये नारा दिया है और एक एक चार्टर जारी किया है कि 20 साल बनाम 20 महीने। अगर महागठबंधन को सत्ता मिली तो ये 20 साल के जो कुशासन, उनके शब्दों में वो जो चाहते हैं कि ये उसको हम 20 सूत्री चीजों से ठीक करेंगे और हम 20 साल का जवाब 20 महीने में देंगे। साथ ही जो महागठबंधन के साथ ही रहते हुए भी मुकेश सहनी, जो महागठबंधन में अपनी दबाव और अपनी उपस्थिति ज्यादा जोरदार तरीके से चाहते हैं, उन्होंने मांग की है कि मुझे 60 सीट और डिप्टी सीएम पद चाहिए। साथ ही एक वैसी मांग कि अगर मछुआरा समाज को आरक्षण मिले तो हम तो मोदी जी के साथ भी जा सकते हैं, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये दबाव महागठबंधन के भीतर भी है और महागठबंधन के नेता तेजस्वी का नीतीश के ऊपर भी है। इसलिए आप इसको सही शब्दों में आपने कहा कि धूप है कहीं छांव है, पता नहीं राजनीति किस करवट लेगी आने वाले समय। जी जी जी। तेजस्वी ने जो अपना 20 सूत्रीय एजेंडा रखा है वो पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। फिर क्या ये नीतीश के लिए महागठबंधन के आगे के रास्ते बंद करने की तेजस्वी की कोई रणनीति है? क्योंकि लालू उनका महागठबंधन में स्वागत करते आ रहे हैं और तेजस्वी विरोध। क्या सही में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2020 के इस खेल में पिछाड़ पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीधे अटैक अगर किसी पे करते हैं एनडीए में, तो नीतीश पे करते हैं।
वो पब्लिकली मीटिंग में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बार बार बोलते हैं कि हमारे जो चाचा हैं वो नीतीश जी वो बीमार हैं। उन पे अटैक करते हैं, उनकी कार्यशैली पे अटैक करते हैं, वो पूरा अटैक करते हैं कि पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी शासन चला रहा है और हमारे चाचा जी तो बीमार हैं, वो तो काम कर नहीं रहे हैं। इसलिए उनका अटैक एकदम आक्रामक, जो फ्रंट फुट पे आके खेलने वाले खिलाड़ी की तरह तेजस्वी यादव नीतीश पे अटैक करते हैं, घोषित करते हैं कि हमारे चाचा जी बीमार हैं। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में सरकार चल रही है। इसलिए अपने तरफ से तो नीतीश की एंट्री महागठबंधन में तेजस्वी की तरफ से बंद है। वैसे समय समय पे लालू यादव सही आपने कहा कि बोलते रहते हैं कि वो तो स्वागत है, वो एक ही, हम लोग एक ही घरे के हैं, इसलिए कभी आ सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान राजनीति है उसमें नीतीश पे तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे हर चीज का उनको अटैक करना, उनके पर्सनल अटैक करना, माने उनके स्वास्थ्य पे अटैक करना, तो क्या मतलब कि एक वो ठीक से शासन नहीं चला रहे हैं। इसलिए वो तो एकदम आक्रामक विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि 20 साल जो नीतीश का शासन है उसको अगर महागठबंधन की सत्ता आई तो हम 20 महीने में उसका एक एक चीज का हिसाब करेंगे और हम ठीक करेंगे। 20 साल बनाम 20 महीने। जी जी जी। तेजस्वी ने अपने जो 20 वादे किए हैं, क्या वो चुनावी वादे हैं या उसे लेकर तेजस्वी के पास कोई मास्टर प्लान है? मसलन माई बहन के खाते में हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान अपने एजेंडे में तेजस्वी यादव ने किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ और किस तरह से उनके वादे हवाई हुए सबको पता है। नहीं, ये तो अभी कोई चुनावी एजेंडा है नहीं, चुनावी घोषणा पत्र भी नहीं है और नहीं महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिन चीजों पे अटैक किया वो अभी बिहार में छात्र आंदोलित हैं डोमिसाइल नीति को लेके, तो उनका जो 20 सूत्री एजेंडा है उसका पहला है कि हम डोमिसाइल नीति बनाएंगे। बिहार के लोगों को बिहार में ही, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम 100% आरक्षण, 90% कम से कम आरक्षण करेंगे। एक पॉलिसी बनाएंगे डोमिसाइल को लेके। आरक्षण की सीमा जो अभी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से 60-50% है, उसको हम 65% करेंगे। माई बहन योजना, आपने सही कहा, माई बहन योजना केजरीवाल का फेल रहा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में माई बहन योजना, हेमंत सोरेन का झारखंड में माई बहन योजना जो 2500 वाली है, उस पर सरकार की वापसी हुई। और महाराष्ट्र में भी इसको सफलता मिली है। ठीक है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हो जाता है, लेकिन ये पब्लिक पॉपुलिस्ट घोषणा है और इसको एकदम 2500 योजना, 2500 माई बहन योजना को लेके कांग्रेस भी और तेजस्वी भी काफी वोकल है और उनके एजेंडा में, 20 सूत्री एजेंडा में ये ऊपर में ही है। एक और बात, अभी नीतीश सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक पेंशन जिसका नाम है, उसको 400 से 1100 रुपए किया। 20 सूत्री एजेंडा में तेजस्वी ने उसको 1500 करने का वादा किया है। इसलिए रोजगार देने का वादा किया है। जब डिप्टी सीएम थे तो उनका था कि हम नौकरी क्रिएट करते हैं। तो बिहार का जो रोजगार, पलायन, अशिक्षा, ये जो इशू है, इसको लेके वो काफी गंभीर हैं जी। और इसीलिए बात उन्होंने बात 20 साल। जी जी। बात मैं वहीं से जोड़ूंगा कि बिहार में अब विकास की राजनीति की बात होनी चाहिए या फिर ये मुफ्त की रेवड़ियों वाली बात वहाँ भी होने लगी है। बिहार अपने आप में एक जुमारू राज्य कहलाया जाता है, अभी वहाँ विकास की ज़रूरत है। ये रेवड़ियाँ बांटने का काम चुनाव से पहले ही शुरू कर दिया गया। अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या सरकार ये पूरे भी कर पाएगी? ये बड़ा बड़ा ऐसा सवाल है जो केंद्र सरकार के सामने भी है दीपक जी। पिछले कोविड के बाद से केंद्र सरकार भी मुफ्त में अनाज और 80 करोड़ लोगों को दे रही है। तो ये पब्लिक को पॉपुलिस्ट मेजर, ये जरूर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन वोट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो भी राजनीतिक दल हैं वो इस तरह की योजना बनाते ही हैं, ऐसी घोषणा करते ही हैं और लोग उसमें
भरोसा करते हैं, उनको वोट देते हैं, सत्ता में लाते हैं। ये तो बात हुई। और हेल्थ इंश्योरेंस को लेके केंद्र सरकार के 5 साल 5 लाख की योजना जो आयुष्मान भारत वाली है, लेकिन इनकी योजना है कि हम 25 लाख देंगे। तो ये मुफ्त की रेवड़ी तो है ही, इकोनॉमी पे असर भी पड़ेगा, लेकिन जनता को सत्ता में आने के लिए ये लोग किसी तरह का वादा करते हैं। बिहार में एकदम विकास की जरूरत है। जी जी। कुछ कमाऊ राज्य जो हैं वो तो एक बार कोई बात की सोच सकते हैं, पर लोगों को भी सोचना चाहिए, कोई राजनेताओं को भी आज शायद ये सोचना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं उनके राज्य में विकास पहले है या मुफ्त की रेवड़ियाँ ये बांटना शुरू कर देंगे तो वहाँ ढांचागत विकास भी नहीं शुरू हो पाएगा। थ्योरेटिकली तो एकदम हम आपकी बात से सहमत हैं, और होना भी चाहिए। थ्योरेटिकल जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी इसके खिलाफ हैं, रेवरी के खिलाफ है। लेकिन पॉपुलिस्ट जो मेजर से जिससे सत्ता प्राप्त होती है, इसको लेके हर दल, इसमें कोई पीछे नहीं है। मैंने ऐसा नहीं है कि भाजपा पीछे है तो कांग्रेस आगे है और राजद ऐसा और जदयू। सबको सत्ता वापसी के लिए मुफ्त की योजना, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 में हम गैस सिलेंडर देंगे। अगर इनकी हो जाए तो कल होके जब एनडीए का घोषणा पत्र आएगा तो हो सकता है इसमें से 500 रुपया और बढ़ जाए कि नहीं नहीं, हम 500 नहीं 700 में देंगे, हम 2500 नहीं, हम 3000 की योजना लाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल आए और उन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ दिया, कुछ इसी तरह से इस बार बिहार की सत्ता में, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे हैं जो सेम वैसी ही बातें कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने ये 20 सूत्रीय जो अपना एजेंडा रखा है, ये जन स्वराज पार्टी को एक मौका नहीं दे दिया है हमला करने के लिए? आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ ढांचागत विकास की बातें हो रही हैं और ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात कह रहे हैं। कहीं तेजस्वी यादव अपने ही किए बोले कहे पे फंस तो नहीं वाले? नहीं नहीं, जन स्वराज पार्टी भी मैंने, आप वैसे उनको वैसे नहीं देखिए। जन स्वराज की भी घोषणा जब नीतीश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 400 से 1100 किया, तो जन स्वराज की तरफ से ये घोषणा हुई कि मेरे दबाव से ये सरकार 400 से 1100 की है, हम तो 1500 करेंगे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम 1500 करेंगे। ये सभी लोग आपको जो लगता हो, लेकिन सभी लोग सत्ता के लिए ऐसी ऐसी माने घोषणाएं कर रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो। अगर मुफ्त की ही रेवड़ी है तो कौन पीछे रहेगा? ऐसा कोई है जो बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा? हर कोई। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें हवाई वादे दूंगा। हवाई वादे दूंगा। और कहीं कहीं सफल हो गए हैं तो कहते हैं कि देखिए सत्ता में वापसी मेरी हो गई। शिवराज की मध्य प्रदेश की सफलता तो क्रेडिट लोग मानते हैं कि वो मैं ये कौन मामा योजना जो है वहां भी यही थी। जी 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 जी। चलिए, अब तेजस्वी यादव से इतर बात करते हैं मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी कहते हैं कि इन दिनों जो मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेके, क्या वो वीआईपी के पक्ष में कोई हवा बना पाएगी? कि महागठबंधन में मुख्य पार्टी राजद है, और उससे थोड़ा अगर बड़ी पार्टी के रूप में तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार भी अब सिर्फ राजद के ही वोट बैंक के इर्द गिर्द ही रहता है। वीआईपी वीआईपी की स्थिति यह है कि अभी वीआईपी महागठबंधन के साथ है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महागठबंधन के साथ था, लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो 2020 के इलेक्शन में तो अंत अंत तक वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन बाद में एनडीए के साथ चले गए। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो हम हो, वीआईपी हो, या रालोसपा हो, इन या इवन ये इनका चिराग की पार्टी हो, एलजेपी है, एलजेपी का थोड़ा कद बड़ा है। ये सारे लोग ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, प्रेशर की पॉलिटिक्स करें, जिससे कि मुझे गठबंधन में अहमियत भी बढ़े और मुझे ज्यादा सीट मिले इलेक्शन लड़ने के लिए, यही कर रहे हैं। ऐसी हवा कोई अलग से नहीं है। अलग से हवा तब हो सकती है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से उसमें मछुआरा आरक्षण को मान लिया जाए, तो हो सकता है मछुआरा समाज जो कहते हैं मुकेश सहनी कि हम उसके लीडर हैं, सन ऑफ मल्लाह खुद को बोलते हैं, तो उसकी वो एक बड़े स्टार के रूप में उभर जाए।
लेकिन उनकी हैसियत किसी भी पार्टी के साथ रहने पे मजबूत होगी। उनकी अकेले में, ये छोटी पार्टियों की अकेले में वैसी ताकत नहीं है, लेकिन जब वो महागठबंधन के सहयोगी बन जाएं, एनडीए के सहयोगी बन जाएं, तो उनके वोट बैंक जो अगर एक दूसरे में प्रॉपर ढंग से ट्रांसफर हो जाए तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन ये सारा खेल प्रेशर टैक्टिक्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीट मुझे मिले, इसको लेके है। बिहार में संभावना मुकेश सहनी को लेकर क्या जताई जा रही है? अंतिम क्षणों में क्या भाजपा कोई गेम कर देगी? नहीं, अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वैसे संभावना तो है ही, क्योंकि पिछली बार 2020 में वैसा हुआ था कि अंतिम समय महागठबंधन से छिटक कर मुकेश सहनी एनडीए में गए, लेकिन एनडीए का अनुभव भी उनका अच्छा नहीं रहा। उनकी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में चले गए, लेकिन ये तब हुआ जब पार्टी लाइन से अलग होके मुकेश सहनी ने यूपी के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में बीजेपी का विरोध किया था। मैंने यूपी में जाके, जैसे वैसे उनका कोई खास वोट बैंक और बेस नहीं है, लेकिन फिर भी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था, तो भाजपा से थोड़ी नाराजगी थी, और इसी कारण से भाजपा ने उनके सारे विधायकों को अपने में शामिल कर लिया और वो अकेले हो गए। वो खुद अपना इलेक्शन 2020 में हार गए थे। तो एक एक चीज़ ये और पूछना बनता है आपसे कि महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है, तो डिप्टी सीएम के लिए कौन कौन से नाम हैं? क्या क्या सहनी के नाम पर मोहर लग सकती है? नहीं नहीं, वैसा होगा ना तो कांग्रेस की तरफ से भी एक मांग उठेगी, कि क्योंकि कांग्रेस पे सहनी भी आक्रामक है। उन्होंने आज कल जो इनका बयान आया है कि कांग्रेस की हैसियत क्या है, कांग्रेस की हैसियत तो बस राजद के का कारण है। इसलिए अगर मुकेश सहनी को तवज्जो मिलेगी एज डिप्टी सीएम, तो निश्चित रूप से महागठबंधन में एक मांग होगा कि मेरे तरफ से भी एक कांग्रेस का भी एक सीएम चेहरा, डिप्टी सीएम चेहरा होना चाहिए। वैसा जब सरकार, अगर वैसी महागठबंधन को सफलता मिलेगी तो उस समय कवायद होगी, लेकिन अगर महागठबंधन से मुकेश सहनी का नाम अगर डिप्टी सीएम में वीआईपी से आएगा तो यह है बिहार की राजधानी पटना के हालात, जहां अपने एक संपादक से बात करने के लिए हमें 4 बार बिजली कट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिर से सवाल यही उठता है, जहां ढांचागत विकास की बात होनी चाहिए, बेहतर सुविधाओं की बात होनी चाहिए, वहां के सियासी दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात करते नजर आते हैं। बहरहाल, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल फिर एक बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।